हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट होंगे, उनकी तैयारी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित जो साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करेंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल में बताया जाएगा। जो आपसे वहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे इन्हीं क्वेश्चन से बने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए आपसे पहला प्रश्न, जो कि प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का मात्रक है। तो देखिए, शक्ति मापने का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है कि शक्ति को किस में मापा जाता है। शक्ति को मापा जाता है वाट, यानी डब्ल्यू, वाट में मापा जाता है। इसकी जो मात्रक होता है वह वाट होता है। और शक्ति को दर्शाते किससे से है, तो शक्ति यानी पावर, क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। शक्ति को पावर कहते हैं। तो पावर को किससे, पी से दर्शाया जाता है। पी बराबर सूत्र क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे शक्ति कहते हैं। तो देखिए, जो शक्ति होती है, शक्ति कार्य करने की क्षमता, कार्य कितने समय में किया गया ये भी पता होना चाहिए कि कार्य मतलब कार्य और कितने समय में किया गया इस कार्य को, तो वह समय नीचे लिखा जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, शक्ति का सूत्र हो जाता है कार्य बटे समय। इसको नोट कर लीजिए कि शक्ति का जो सूत्र होता है वह होता है कार्य बटे समय और इसे पी से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा शक्ति से संबंधित। ठीक है, अभी इसके गणित भी हम आगे बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके शामिल है इसी गणित में। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, जो सेकंड क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, गतिज ऊर्जा आप सभी को पता है कि गतिज ऊर्जा को कहते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा जो होती है इसे इंग्लिश में कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv² होता है। इसका सूत्र नोट कर लेना, सबसे मेन होता है 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो देखिए क्या बोला है, किसी पिंड की जो वेग, किसी पिंड का वेग अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए, हम पहले बताते हैं आपको। तो पहले वाला हम लेते हैं, जैसे कि पहला वेग, पहले अपना वेग माना कि वेग कितना है, एक है। माना कि वेग कितना है हमारा, एक है। वेग जो है अभी अभी हमने माना है, बस कुछ भी मान लेना वहां पे, एक है। तो जैसे कि सूत्र में मान रखेंगे तो 1/2 mv²। तो अब इसमें मान रखेंगे तो 1/2, जो मास है, मास मतलब m जो होता है इसमें, देखिए इसमें जो m रहता है वह द्रव्यमान रहता है। ठीक है, m बराबर से द्रव्यमान होता है, मास कहते हैं इसे इंग्लिश में। और उसके बाद चल के v बराबर से होता है वेग। v को कहते हैं वेग, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इसे कहते हैं। ठीक, और उसके बाद चल के आप देखिए यहाँ पर, जैसे हमने माना वेग को एक माना है, और अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और चल रही है, जैसे गाड़ी लिया उसका वेग, तो ऐसा तो है नहीं कि वेग बढ़ाएंगे तो वजन भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। क्या कहते हैं, वेग तो हमेशा उतना ही, मतलब जो द्रव्यमान रहता है वो उतना ही रहेगा। तो द्रव्यमान माना कि इसमें भी वही रहेगा, द्रव्यमान रहने दीजिए वही, तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा, नो चेंजेस होगा। द्रव्यमान ऐसा थोड़ी होता है कि वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ जाता है, नहीं ना। तो बस यही, अगर वेग रखेंगे तो एक रखेंगे, तो देखिए 1/2 m, और एक का यहाँ एक ही रहेगा। ठीक है, और अब इधर देखिए वेग जो हुआ है इतना ही रहेगा, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कुल मिलाकर एक निकली है। ठीक है, अब इधर देखते हैं इसकी गतिज ऊर्जा कितनी निकलेगी। तो यहाँ अगर हम रखते हैं, अभी क्या बोला गया है, दुगुना कर देना। वेग अपन ने माना था एक, अब वेग का दुगुना करना है, तो वेग को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सूत्र में मान देखेंगे इधर 1/2 mv²। तो देखिए 1/2 एम अपना द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, द्रव्यमान वेग बढ़ने से नहीं बढ़ता है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो देखिए जो द्रव्यमान है, अब वेग रखेंगे तो वेग कितना हो जाएगा, 2 लगा देंगे, तो 2 करने पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4। तो हमारा जो कितना अंतर आया है, इधर 1 और इधर कितना है, 4 है। तो देखिए जो यहाँ पे 1/2 m, ये तो इतना ही रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, अब इन दोनों का मान रख देंगे हम कि इनका अनुपात निकालना है हमें। तो देखिए, एक पहली वाली गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m बराबर से दूसरी वाली गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m, और इधर इंटू 4 है।
तो ये तो दोनों तरफ कट जाएगा, कितना आएगा 1:4। बोले तो इसको 1:4 भी लिख सकते, कितना हो गई है तो 1 से 4 गुना हो गई है। तो बस इसका आंसर क्या होगा, जो आपके उसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है कि गतिज ऊर्जा जो है वह इसकी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कि गतिज ऊर्जा कितनी गुनी कर जाए, जैसे अब देखिए बस उसका वर्ग करके उतना ही उसका आंसर आएगा, उतने गुनी हो जाएगी। जैसे कि अगर 3 गुना बोलता है यहाँ पे, अगर यहाँ 3, जैसे अभी बोला आपको प्रश्न में कि गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दिया जाए, अगर यहाँ 3 गुना बोलता तो ये देखिए यहाँ 1 और यहाँ 3 रखते हैं अपन, तो 1 कितना रहता है, तो हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। और यहाँ कितना होता है, 3 का वर्ग करते तो कितना आता है, 9 आता है। तो ऐसे ही 9 गुनी हो जाती है। बस जैसे अब 1 का 4 गुना बोलता तो उसका वर्ग कर देते 16 गुना हो जाता। बस आपको गतिज ऊर्जा जैसे बोले कि गतिज ऊर्जा में वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका वर्ग कर दिया जाता है, 2 का 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का वर्ग कर दिया जाता है, और 4 गुना कर दिया जाए 4 का वर्ग कर दिया जाता है, और उतने ही गुना होती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाए और आपको और अच्छे डिटेल से बताए। एक पिंड है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है, तो बल युग्म पैदा करने के लिए 2 सेंटीमीटर अभिलंब दूरी पर पिंड पर दूसरा 5 न्यूटन का बल किस दिशा से लगाया जाए। एक बात बताते हैं आपको कि जो बल होता है, अगर जैसे कोई पिंड है, माना कि ये एक पिंड हो गया, ठीक है, कुछ भी चीज ले लो, गोला ले लो, कुछ भी ले लो, पिंड हो गया, तो इसमें जो है बता रहे हैं कि पश्चिम दिशा की ओर, जो पश्चिम दिशा है इस तरफ कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, यानी कि बल लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये क्या हो गया, 5 न्यूटन का जो बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है। तो देखिए अब बल युग्म वह होता है, बल युग्म किसे कहते हैं, देखिए ऐसे एक ऐसा बल होना चाहिए, एक ऐसा बल जो जिसका परिणामी बल का मान, एक ऐसा बल जिसका परिणामी बल का मान 0 हो, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं, एक ऐसा बल जिसका परिणामी बल का मान 0 हो उसे बल युग्म कहते हैं। तो अगर देखिए ऑप्शन में जो दिया गया आपको, वह बोला गया है कि एक इधर धकाना है, एक इधर धकाना है। तो देखिए दोनों साइड से अगर इस साइड धकाएंगे तो बल पे कार्य हो जाएगा, मतलब कि परिणामी बल कुछ बढ़ आएगा, दोनों साइड से बढ़ आएगा। और अगर इधर से इतनी ही मात्रा में लगाया जाता है तो बल युग्म कितना रहेगा, तो 0 रहेगा। तो परिणामी बल को 0 रखने के लिए पूर्व की ओर से भी हमें 5 न्यूटन का बल लगाना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि 5 न्यूटन का जो बल है वह पूर्व दिशा की ओर लगेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि एक पिंड का भार m तथा दूसरे पिंड का भार 2m क्रमशः 3 हाइट है एवं 1 हाइट है, मतलब कि उसकी जो हाइट है 3 और 1 के अनुपात में है, मीटर की ऊंचाई पर रखे हैं, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा अभी हमने आपको बताया था, गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² होती है, ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा को लिखना है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है mgh, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये होता है। तो देखिए इसमें जो आपको दिया है क्या बोला है, पिंड का भार मतलब कि जो एम है, एम को कहते हैं इसमें भार यानी कि मास। ठीक है, और जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है पृथ्वी की ओर, अगर पृथ्वी की ओर आते हैं तो वह बहुत स्पीड से होता है, प्लस में होता है, और अगर पृथ्वी से बाहर वापस ऊपर की ओर जाते हैं तो वह माइनस में होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान देखा जाए तो जब ऊपर जाने लगते हैं तो माइनस होता है तथा नीचे आने लगते हैं तो प्लस होता है। तो देखिए अब क्या होता है, जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जी को, गुरुत्वीय त्वरण, और एच का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमको इस सूत्र में मान रखना है। तो देखिए आपसे बोला है कि इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, तो 2 स्थितिज ऊर्जा है जिनमें से एक m1 होगी। m1 क्यों, m1 भार तो कभी परिवर्तित होता नहीं है तो m तो वही रहेगा।
ठीक है, भार नो चेंजेस होता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ भार इतना है तो थोड़ी ऊपर उठाने में भार कम हो जाएगा, नहीं, भार तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो जी है, जी भी उतना ही रहेगा, बस एच में अनुपात रहेगा। तो देखिए अगर इसमें दिया हुआ है जैसे कि एक पिंड और दूसरे पिंड का भार दिया हुआ है, तो एक पिंड का भार कितना है, जैसे कि m1 बराबर से m दिया हुआ है और m2 बराबर से 2m दिया है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, और हाइट जो दी है आपकी वो क्या दी हुई है, जैसे हाइट दी हुई है एज बराबर से h1 बराबर से आपको दिया है कितना 3h, और h2 बराबर से दिया हुआ है h, तो इसको नोट कर लीजिए। और g का मान तो उतना ही रखाना है जितना दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट करने का जैसा होगा, अब देखिए एक होता है m, दो स्थिति ऊर्जा के अनुपात निकालना है, तो एक का mgh, तो जो m1 g और h1 और m2 g h2 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 का मान कितना है m इंटू जी का मान कितना रखेंगे, जी का मान वैसे तो होता है, जी का मान जो होता है 9.8 होता है, या फिर 10 भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो जी दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है तो कट जाएगा। ठीक है, तो m1 ये हो गया जी, इसका मान h1 का मान कितना है 3, h1 का मान कितना है 3h है। ठीक है, और इधर क्या है m2 का मान कितना दिया हुआ है 2m इंटू जी का, तो कट जाएगा वो तो कोई मतलब नहीं, दोनों तरफ बराबर है तो जी का तो कटना ही है। और h2 का मान कितना होता है h है, h2 का मान h है, तो देखिए g से g गया, और इधर कितना है m से m गया। ठीक है, और h से h गया, तो 3 और 2 के अनुपात में इसका आंसर आ चुका है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम चौथे प्रश्न की, पांचवा प्रश्न अब हमारा होगा, चौथा तो प्रश्न खत्म हो गया है। देखिए जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर का प्रश्न है, उसमें कहा गया है कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग, समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग क्रमशः v तथा एक जो 3v है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर जो पूछा जाए, इसका द्रव्यमान जो है वह तो दोनों में बराबर है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है इसका, दोनों में बराबर मतलब कि m ही है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। अब इसमें आपको बताया गया कि जो दो पिंड दिए हुए, तो एक का वेग क्या गया v1 बराबर से दिया हुआ है, एक मतलब कि v दिया हुआ है, v2 बराबर से दिया है 3v दिया है। ठीक है, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो देखिए 1/2 m, दोनों में बराबर दिया है तो m वही रहने दीजिए, और v1² बराबर से 1/2 m। अनुपात को लिखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है ना, जैसे कि x/y, इसमें अनुपात निकलता है आपका, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या बराबर करके लिख के निकाल सकते हो। तो बराबर करके लिख के निकालना अच्छा होता है, सरल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए अब जो है v2 का स्क्वायर, तो जो दिया हुआ है जैसे कि 1/2 इधर भी कट जाएगा और m से m भी कट जाएगा, दोनों बराबर है। अब जो दिया हुआ है जे, जैसे कि v1, तो v1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, v दी हुई है, v² दिया हुआ है, और इसका कितनी दी हुई है 3v² दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये v1 है ये v2 है, अब इधर क्या हो जाएगा v1² बटे v2², और इधर कितना है 3 और 1, तो इसका जो उत्तर होगा वह कितना होगा 3 और 1 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था। पर देखिए जो दिया हुआ है डायरेक्ट आपको इसमें नहीं रखना है, ये जो है, अब आप सोचेंगे 3 और 1 अनुपात में वहां दिखेगा ऑप्शन में आपको, और आप सही लगा के आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ जो वर्ग है, जो वर्ग है ये b1 की वैल्यू, मतलब b1 की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, और v2 की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, फिर अनुपात बनेगा, क्योंकि v1 बराबर से 3 निकला है, और उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और फिर 9 अनुपात, और जो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका जो उत्तर होगा, पर ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा तो आप इसको लगा के गलत आ जाएंगे, जबकि उसका वर्ग करना जरूरी है। अगर जैसे कि आप यहाँ पर v की जगह 1 रखते हो और 3 रखते हो, तो इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट निकल आएगा, पर आपको समझाने के लिए हमने v रखे थे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ v की जगह जैसे कि v दिया हुआ है तो उसकी जगह 1 रख सकते हो, और 3v की जगह v को दोनों तरफ बराबर है तो v को काट के डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह होता। देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ जो दिया था, क्या दिया था आपको कि v1 का मतलब कि v1 क्या दिया हुआ है v दिया था आपको। ठीक है, और जो दिया था ये 3v दिया था,
तो आपको कुछ नहीं करना था, इसकी वैल्यू अगर रखते हो, देखिए अगर इसकी वैल्यू रखते हो तो जो v1 है, v1 की वैल्यू क्या है, v की घात 2, और जो आपको ये दिया हुआ है v2, v2 का स्क्वायर क्या है 3v का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, इधर ये हो जाता, तो v का स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा v स्क्वायर, उसके बाद चल के 9v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा और 1 और 9 के अनुपात में जाएगा, मतलब 1 और 9 का अनुपात इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जो ऑप्शन नंबर 3 है इसको इस तरह दिया गया है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने वहां पे v की जगह v1 और v2 का स्क्वायर कर दिया, तो इसलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो 6 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या बोला है, विरामावस्था में 10 किलोग्राम के पिंड पर 10 न्यूटन का बल, मतलब कि मास कितना दिया हुआ है, मास जो दिया है m बराबर से 10 किलोग्राम और 10 न्यूटन का बल, मतलब कि कितना दिया है, बल बराबर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 4 सेकेंड तक लगने पर, मतलब 4 सेकेंड, समय कितना दिया हुआ है t बराबर से जो दिया है वो 4 सेकेंड दिया है, 4 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये बताना है आपको। तो कार्य कितना होगा, अब कार्य बराबर से आपको बता दें कि जो कार्य होता है इसका सूत्र होता है कि जैसे कार्य बराबर से होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन को कहा जाता है बल की दिशा, किसी बल द्वारा बल की दिशा में किया गया कोई भी काम क्या कहते हैं, वही इसका विस्थापन कहलाता है, मतलब कि बल की दिशा में जितनी दूरी तय की गई है वही बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन या दूरी कहते हैं। तो ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। अब इसको देखिए, बल को क्या लिखा जाता है F इंटू डी, इस तरह लिखते हैं, इसको दूरी भी कभी कभी माना जा सकता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, कार्य कितना होगा, तो देखिए F और D आपको दिया नहीं है, तो D कहाँ है, इसमें D तो है ही नहीं, पर ये देखिए M दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है D बल की दिशा में, मतलब ना F बराबर जो आपको पता है कि गति के दूसरे समीकरण जो होता है उससे F बराबर निकलता है बल का व्यंजक M और A निकलता है, ठीक है। अब अपने को विस्थापन निकालना है, मतलब कि जो दूरी बल की दिशा में तय की गई है इसे निकालना है। तो देखिए बल की दिशा में जब भी इसका मान निकलेगा कार्य, F तो हमें दिया हुआ है कि F कितना है 10 है, पर जो दूरी तय किया है वह कितने किया है हमें नहीं पता है। तो जो न्यूटन के 3 समीकरण होते हैं, एक होता है v बराबर से u प्लस ए टी, ठीक है, एक होता है s बराबर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और एक होता है v स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, ये होता है आपसे। और अब इसमें आपको बताना है दूरी निकालेंगे जब भी कार्य निकलेगा, आपको बल तो दिया हुआ है, तो देखिए जो F बराबर से ma होता है हम इसके माध्यम से त्वरण निकालेंगे पहले, F बराबर ma, तो ये देखिए F बटे a में, तो तुरंत हमें दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, ये देखिए सेकंड जो समीकरण होता है, एस का मतलब होता है दूरी निकालना, यही दूरी लिख सकते थे यहाँ पे। इसे कभी कोण बनाने के लिए डायरेक्ट आता है कार का सूत्र, तो कार का कोण से जैसे थीटा बनाने वाले क्वेश्चन में आता है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है एफ एस इंटू कॉस थीटा, इस तरह आता है, तो वही यहाँ पे दूरी लिखा जाता है। पर जैसे कार बराबर से विस्थापन को डी से दर्शाते हैं तो हम डी लिख दिए हैं, जैसे तो डायरेक्ट आप एस भी लिख सकते हो या डी भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है। विस्थापन मतलब दूरी, बल की दिशा में जितनी दूरी तय की गई है, बस इतना ही आपको बताना है। तो देखिए जो नॉर्मल से है कि इस सूत्र में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो u की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहले ही बोला है उन्होंने कि जो विरामावस्था मतलब कोई भी वस्तु खड़ी है तो उसका जो गति है या वेग है, तो जो वेग है वह शून्य होगा। कोई भी गति जैसे नॉर्मल खड़े है, कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई वेग नहीं बढ़ रहा है, तो उसका जो जो रहेगा वेग वह शून्य रहेगा। विरामावस्था में कोई भी गति कोई भी वेग शून्य होता है, ठीक है, इतना लिख लेना कि विरामावस्था में कोई भी वेग शून्य होता है। तो लिख ही लीजिए, विरामावस्था से बोला था, क्या क्वेश्चन बोला था, विरामावस्था में तो v जो होता है प्रारंभिक वेग वो कितना है, 0 है। विरामावस्था में खड़ी हुई चीज का प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम s बराबर से ut, अब u की वैल्यू अगर हम ना रखेंगे तो 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 जैसे समय दिया है तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ, अब हमें यहाँ से a की वैल्यू मिली है, तो a की वैल्यू क्या निकली, f बराबर ma से, तो क्या है f कितना दिया 10 दिया हुआ है,
और m कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी निकली, काट देंगे तो 1 निकली, a बराबर से 1 निकला। तो यहीं रखेंगे तो a का मान कितना है, इस सूत्र में a का मान a t स्क्वायर में, तो a का मान कितना है 1 है, और t कितना दिया हुआ है, t हमें 4 सेकंड दिया है, तो वही 4 का वर्ग कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/2। ठीक है, 1/2, और उसके बाद चल के इस एक से तो कोई मतलब नहीं है, 16। तो टोटल जो दूरी हमें प्राप्त हुई है काटने पे 8 प्राप्त हुई है। तो ये देखिए एस बराबर से 8 प्राप्त हुई है। तो एस जो है विस्थापन, विस्थापन हमें कितना मिला है, तो एस बराबर से जो मिला है यहाँ पे, तो एस बराबर से 8 मिला है। अब हमें कार्य का उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए कार्य क्या है, बल इंटू विस्थापन। बल हमें दिया हुआ कितना है 10, और जो दूरी अभी हमने निकाले वह कितनी है, तो 8 है। तो देखिए जो मान निकला है वह कितना निकला है, 80 जूल कार हो चुका है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल से समझो कि जो दिया हुआ कार बराबर से बल इंटू विस्थापन होता है, आपको पता है कितनी दूरी तय की गई है ये बताना है। तो आप ए बराबर एम ए से तुरंत निकाल लेंगे। जैसे दूरी में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, दूरी निकालना है पहले, तो हमें दूरी जब निकलेगी जब ही हमें कार प्राप्त होगा। तो दूरी निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस दूरी का सूत्र को देखना है कि जो न्यूटन का दूसरा समीकरण उससे दूरी निकाली जाती है, इससे भी निकाली जाती है, परंतु इसमें समय नहीं, समय की जब समय दिया रहेगा जब ही निकाला जाएगा। पर हमें समय दिया था और इसमें समय की जरूरत नहीं थी, तो हम जो दूसरा सूत्र वो, और विरामावस्था में कोई भी वस्तु का जो वेग होता है वह शून्य होता है, और अगर कोई वस्तु हमें चलती हुई दिखाई देती है तो वही उसका प्रारंभिक वेग होता है। जैसे कि कोई ट्रेन हमें आ रही है और दिख गई, तो सबसे पहले जो दिखाई देती है, जैसे ट्रेन आ रही है और वो दिख गई हमें, तो वह किस स्पीड में है वही उसका प्रारंभिक वेग होगा, और अगर वह खड़ी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए जो दिया हुआ है ये सूत्र में मान रखने के लिए, आपको सूत्र में मान रखने से क्या निकल आएगा, आपकी दूरी निकल आएगी, दूरी निकाल के सीधे मान रखना, और कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर का, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है कि 1 ग्राम के 2 पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उनके संवेग का अनुपात बताना है। ठीक है, संवेग, अब देखिए संवेग क्या होता है, संवेग कहते हैं आपको, संवेग का जो सूत्र होता है वह होता है वेग इंटू द्रव्यमान, या द्रव्यमान इंटू वेग कह सकते हो। बोलने में सबसे सीधा पड़ता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, ये इसे कहते हैं, इसको द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और वेग को v से। तो संवेग बराबर से mv होता है। ठीक है, और जिसे संवेग होता है संवेग को p से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए। और देखिए जो कहा गया है आपको क्वेश्चन में कि 1 ग्राम एवं 4 ग्राम के 2 पिंड है, मतलब कि 2 बार आपको मान रखना होगा। एक जो m1 की वैल्यू कितनी है 1 दी हुई है, और m2 की वैल्यू कितनी दी है 4 दी हुई है, और समान गतिज ऊर्जा, जो समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, तो उनके संवेग का अनुपात बताइए। तो समान गतिज ऊर्जा आपको पता है, गतिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब इसकी जो गतिज ऊर्जा है वहां इन दोनों में, अब आपको एक हम फार्मूला बताएंगे जो डायरेक्ट या तो इससे मान निकल आएगा, पर अभी हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं तो कैसा लगेगा, चलिए देखते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है कि समान गतिज ऊर्जा, मतलब दोनों पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वह समान है। मतलब एक जो गतिज ऊर्जा है ये है, और एक गतिज ऊर्जा क्या है कि 1/2 mv², एक गतिज ऊर्जा जो है, और दोनों गतिज ऊर्जा कैसी समान है, परंतु जो पिंड है एक m1 है और एक m2 है, और इनकी गतिज ऊर्जा कैसी समान है। तो देखिए एक से ये तो कट आएगा। ठीक है, और जो निकलेगा देखिए इसकी वैल्यू क्या है, आपकी जो वैल्यू है m1 बराबर से कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और v² हो जाएगा वो तो 1 में, आप या तो 1 का इंटू v में कर दिए या ऐसा कर लीजिए। ठीक है, और m2 की वैल्यू कितनी दी 4 और v²। ठीक है, इस प्रकार करना है। अब जैसे v1 है और ये v2 है। ठीक है, तो किस वेग से है, दोनों अलग अलग वेग से होंगे जब भार है तो ज़्यादा। तो देखिए जो m1 और v2, अब इनको निकालेंगे तो ये v1 और ये v2 हो जाएगा, और जो रहेगा v1² बटे v2² इजिकल टू, देखिए ये इधर 4 रहेगा और ये एक नीचे आ जाएगा, तो ये v1² और v2² ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, और इधर 4/1 रहेगा। अब v1 की जो वर्ग है उस पर जाके करनी लग जाएगी, आपको पता है, तो ये करनी 4 करनी बटे में 1 रहेगा। ठीक है,
तो ये इस तरह रहेगा। तो जो निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, 2/1 बाहर निकल आएगा। तो V1/V2 की वैल्यू क्या हो गई, 2/1 होती है। ठीक है, अब हमें ना मान रखना है इसमें कि दो मतलब दो जो है वो, अब देखिए दो संवेग भी है, तो M1 V1 बटे, अब इसका अनुपात बताना है हमें, संवेग का अनुपात तो बताना ही था। तो संवेग का अनुपात क्या होगा, M2 बटे V2। तो इसमें हमें M की वैल्यू दी हुई है 1 और M2 की वैल्यू दी हुई है 4। ठीक है, और उसके बाद चल के हमें V1 और V2 की वैल्यू अभी हमने निकाले हैं ना, कि V1/V2 क्या निकाले हैं, तो ये V1/V2 हमें निकाले हैं कितना, 2/1। तो 2/1 निकाले हैं। तो इस 2 से ये 2 4 कट जाएगा, तो 1:2 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए जो M1/M2, तो देखिए यहाँ पर पूरा हल हो चुका है। जो M1/M2 की वैल्यू दी थी 1/4 थी, ये इसका मान कितना था, V1/V2, इसकी वैल्यू कितनी दी थी हमें, तो काट पीट के हमने कितना लाया है, तो यही 1/2। तो हमें इनका रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1V1 जो कि इसका क्या होता है, और जो M2V2, M मतलब P1 संवेग हो गया और P2 संवेग हो गया। तो ये इनका अनुपात कितना आया, 1 और 2 का अनुपात आया है। ठीक है, ये लिखा है कि P बराबर से MV होता है, तो हमने यही करे है कि M2 रखे इसकी जगह और ये M1 लिखे। तो बस यही रखना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर हमें होगा 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कितने नंबर पे दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, वहां हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के एक कण का रेखीय संवेग यदि P है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए अब ये क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छी चीज समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें हम रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध बताएंगे। ठीक है, तो संवेग, ये संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच आपको संबंध बताएंगे, गतिज ऊर्जा के बीच आपको संबंध बताएंगे। तो देखिए जो P संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर से mv होता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, इतना करना है। और उसके बाद देखिए जो आपको यहाँ से m और v, तो आपको इसमें क्या करना है, आगे देखते हैं आपको इसमें क्या दिया है और निकालना क्या है, निकालना आपको गतिज ऊर्जा है, दिया क्या है, संवेग दिया हुआ है। तो यहाँ से हम भी इसमें मान रखने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, तो m की और v की जरूरत पड़ेगी। तो हम इधर से देखिए जो v है, v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमें, तो v की वैल्यू हमारी निकलेगी P/m निकलेगी। और ऐसे ही इनके बीच संबंध याद रख लेना कि जो निकलेगा लास्ट में वही इसका संबंध होता है, और आगे क्वेश्चन इसके संबंध पे बने होते हैं। तो जो दिया हुआ है v बराबर से P/m निकल आया है, तो 1/2 m, v का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि P/m का होल स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 और ऐसे ही m लिखेंगे इंटू P/m इंटू 2 बार लिख लिए स्क्वायर को खोल के हमने, तो 1 से m से 1 m चला गया। तो देखिए क्या निकला है, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, P²/2m, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और यही गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध को दर्शाता है। इस सूत्र को हमेशा याद रख के रखना, क्योंकि यही सूत्र से सवाल अभी बनेंगे कि गतिज ऊर्जा और जो संवेग होता है इसके बीच संबंध बताया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा आएगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध है। इन दोनों क्वेश्चन दिए रहेंगे और मान रख के डायरेक्ट इससे आपका मान निकल जाएगा, नहीं तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा P² बराबर से 2m। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लग रही हो तो वीडियो को आपको ऑप्शन मिलता है प्लेबैक में जाके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, एक मनुष्य 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अपने हाथ में लेकर क्षैतिज समतल पर 20 मीटर चलता है, तो मनुष्य द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा। देखिए अब यह क्वेश्चन बड़ा समझदार आया कि क्षैतिज समतल, एक समतल है, इस पे देखिए क्षैतिज नीचे की ओर होता है और लंबवत ऊपर की ओर होता है। जो देखिए लंबवत ये है, लंबवत है, तो इसमें ये क्या है, हाइट है। ठीक है, और ये दूरी है, तो और ये कितने लंबवत पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। जब ऊपर जाते हैं तो लंबवत और नीचे आते हैं तो क्षैतिज कहा जाता है। तो ये नीचे आएगा तो ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है, पर ये क्षैतिज में बन रहा है। ठीक है,
तो यही 36 में और 19 में, पर 1 कितने का रहा है, 19 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड, मतलब उसका जो मास है, मास कितना है, द्रव्यमान दिया है 5 किलोमीटर, ओ 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है। पिंड के को अपने हाथ में लेकर क्षैतिज समतल की ओर जाता है, कितनी दूर चलता है, तो इसकी जो दूरी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर चलता है, तो मनुष्य द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य बराबर से होता है, अभी हमने बताए थे, ये कार्य बराबर से होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, और उस समय हमने बोले थे कि जो सूत्र आएगा आपको कोण के हिसाब से लगाना होगा, जैसे लंबवत जाता जब भी 90 अंश चलता तो 0 हो जाता उसका मान, और क्षैतिज जाता जब भी 90 अंश होता तो उसका 0 मान हो जाता। तो देखिए जो ना दिया हुआ है बल कितना है, एफ इंटू ये डी एस, अभी हमने बताया तो ये कॉस थीटा लगता है। जब लंबवत और क्षैतिज दिशा में चलने की बात आ जाए कार्य करने की, तो वह हमेशा उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है एफ इंटू कॉस एस कॉस थीटा होता है। तो इसका मान इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब कॉस थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 90 अंश से मिली है, तो एफ इंटू एस, और 19 अंश कोस 19 का मान कितना होता है, तो कोस 19 का मान आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आपको त्रिकोणमिति के तो चैप्टर के सब मान पता होगा, तो कोस 19 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर कितना होगा, शून्य होगा, जो कि यहाँ सही है। अब जल्दी से नोट कर लीजिए और इसे देख लेना कि लंबवत ऊपर की ओर चलते हैं और क्षैतिज नीचे की ओर चलते हैं, दोनों में कोण कितने का बनता है, 90 अंश का बनता है। अगर लंबवत और क्षैतिज बोला जाए वैसे ही आंसर को देख के 0 लगा देना है। ठीक है, इतना नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित समय पर किसी गतिशील पिंड की संवेग एवं गतिज ऊर्जा क्रमशः P एवं E है, यदि इसका संवेग 3P हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। एक निश्चित समय पर किसी गतिशील पिंड की संवेग तथा गतिज ऊर्जा, तो संवेग देखिए, अब ये देखिए इसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा, संवेग कितना दिया हुआ P और गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, गतिज ऊर्जा जो दी हुई है हमें E दी हुई है। ठीक है, यदि उसका संवेग 3P कर दिया जाए, अगर अगली बार उसका संवेग कितना कर दिया जाए, 3P कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अभी हमने आपको संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में क्या बताया है, संबंध बताया है। चलिए देखते हैं, पहले इंक थोड़ी डाल लेते हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको हमने अभी बताए थे कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच, जो गतिज ऊर्जा होता है और संवेग के बीच क्या संबंध है, तो इनका जो सूत्र होता है कि काइनेटिक एनर्जी और जो संवेग है, संवेग के बीच जो संबंध होता है वह क्या होता है, p²/2m, यही अभी हमने बताए थे आपको। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इस सूत्र को याद रख लीजिए कि अभी भी गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच, या तो आप, जबकि हमने बताया है कि गतिज ऊर्जा के जैसे कि बोला जाए कि एक गतिज ऊर्जा से 3 गुनी कर देने पर संवेग या वेग, किसी भी चीज को अगर इतना गुणा कर दिया जाए तो वह उसके वर्ग के गुणज के बराबर होती है। जैसे कि क्या बोला है कि संवेग पहले कितना था, संवेग था पहले p और अब कितना हो गया है 3p, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो यही मान रखना है। जैसे p की वैल्यू अपन क्या रखते हैं, जैसे p रखिए तो p हो जाएगा p का स्क्वायर बटे 2m। ठीक है, और अगर ना 3p रखते हैं तो 3p स्क्वायर पूरे का, ठीक है 3p रखेंगे पूरे का स्क्वायर बटे 2m। तो देखिए जो 3p है इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9p स्क्वायर हो जाएगा 2pm। तो इसमें कॉमन क्या है, जैसे कि पहली गतिज ऊर्जा क्या रखेंगे, पहली जो हमारी गतिज ऊर्जा निकली p का मान रख के, ये p का मान रख के हमारी जो पहली वाली संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच निकाले हैं, तो उसका मान कितना निकला, p² बटे 2m। ठीक है, दूसरी वाली निकाले तो दूसरी वाली हमारी जो वैल्यू निकली क्या निकली है, 9p का स्क्वायर बटे 2m, 9p का स्क्वायर बटे 2m। बस अब ये कॉमन से कट जाएगा, क्या बचेगा, 1:9 बचेगा, तो यही कितनी गुना हो गई, तो 9 गुना हो गई। बस यही याद रखना है आपको कि कभी भी संवेग या वेग आए और पूछे कि अगर संवेग को इतना गुना कर दिया जाए तथा वेग को इतना गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो बस उसके वर्ग, उसका जो भी दिया जाए जितना गुना करा जाए उतने उसका वर्ग कर देना और उसका राइट आंसर वही आएगा। ठीक है, ये लिख के लीजिए, और इसका संवेग जो समझे है संबंध, इसको भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 11वें नंबर का। उसमें बड़ा क्वेश्चन है। अब बड़े बड़े एडवांस लेवल के धीरे धीरे गणित बढ़ने लगे हैं। तो देखिए क्या बोला है कि 5 मीटर लंबी रस्सी के लटके हुए झूले पर 25 किलोग्राम सहित का एक लड़का बैठा है। एक व्यक्ति रस्सी को इस प्रकार खींचता है कि रस्सी ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाती है और लड़का गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा से में सन्निकट वृद्धि कितनी हुई। तो लड़के के जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है, मतलब कि जो बड़ी है, बैठा हुआ है वह तो उसकी तो बैठी हुई ऊर्जा है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा है। पर जो आदमी ने खींचा वो कितना बड़ा है, यही बताना है कि उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। तो आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह होती है mgh। ठीक है, mgh इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अब जैसे कि ये एक झूला है, ये झूला है, इस झूले पर लड़का बैठा है और इसकी जो लंबाई आपको दी गई है 25 किलोग्राम का लड़का बैठा है और इसकी लंबाई कितनी दी है, 5 मीटर दी है। और उसके बाद चल के जब वहाँ हिंचता है तो कितना हिंचता है, कुछ इस प्रकार हिंचेगा। देखिए कुछ इस प्रकार हिंचेगा। ये भी 5 मीटर का है। ठीक है, और ये जो है ये कुछ इस तरह खींचेगा और यहाँ से जो बना है ये कोण इस तरह। देखिए तो जो ए बी सी और डी, ठीक है ना, कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो 30 अंश का कोण बनता है। तो देखिए जो होता है, कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पर mgh के साथ हमेशा साइन थीटा लगा देना। इस जब ऊर्जा आए, कोई भी ऊर्जा की बात करें तो साइन थीटा का प्रयोग करना है, और कोई कार्य का प्रयोग करने की बोले तो क्या कहते हैं, कोस थीटा का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना करना है। जैसे कार के लिए हमने सूत्र क्या बनाए थे, तो कार के लिए था एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा होता है। पर अगर ऊर्जा की बात करें तो हमेशा साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, इतना नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर हाँ हम साइन थीटा की वैल्यू रखें तो देखिए एम कितना दिया हुआ हमें, 5 मीटर, मतलब कि जो एम है कितना दिया है, मास कितने किलोग्राम का है। तो एम बराबर से 25 दिया हुआ है और हाइट कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी है। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 अंश दी है। जी बराबर, तो आप सभी को पता है कि जी बराबर कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इतना ही रखना है यहाँ पे। तो ये देखिए एम जी एस साइन थीटा, तो एम की वैल्यू कितनी है, 5 है। जी की वैल्यू 10 है और जो हाइट है, हाइट की वैल्यू कितनी है, एम है, 5 है। और इसके बाद चल के साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो साइन 30, तो आपको पता होगा साइन 30 का मान कितना होता है। तो ये देखिए 5 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 को यहाँ रख देंगे तो 1/2 से 5 बार कट जाएगा। जब इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 625 जूल ऊर्जा कार्य की गई है। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी निकली इसमें, 625 जूल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है क्या पूछा है इसके अंदर कि 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और 9 क्वेश्चन करवा के 20 क्वेश्चन करके फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो 12वां क्वेश्चन है कि बराबर द्रव्यमान की दो पिंडों को h और 2h ऊंचाइयों पर रखा गया है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। क्या बोला है, बराबर द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान कितने हैं, दोनों के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, दो पिंडों को h, उनकी जो हाइट है वो कितनी है, h और 2h है। ठीक है, हाइट का अनुपात भी इतना दिया हुआ है। उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर से आपको पता है mgh होता है। तो दो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करना है, मतलब कि दो दी हुई है अलग अलग, तो m1 और g(h1), m2 g(h2). ठीक है, g तो दोनों तरफ बराबर होता है, कांस्टेंट, मतलब g का मान तो वही रहेगा। तो g से g तो पहले काट दीजिए आप। ना कितना बचा, m1 की वैल्यू कितनी है, मतलब दोनों बराबर है, मतलब कि m इधर भी लिखा आएगा और m2 इधर भी लिखा आएगा, m क्योंकि दोनों बराबर दिए, मतलब द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। इंटू h कितना दिया हुआ है, तो एक साइड कितना दिया हुआ है, h दिया है, एक साइड कितना दिया है, 2h दिया हुआ है। ठीक है, ये एक साइड का h है, ये दूसरी साइड का h है, मतलब हाइट है दूसरे साइड की। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, मतलब कि 1:2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे हम। तो ये हमारा देखिए, अब जो दूसरा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कोई आदमी 20 किलोग्राम के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है
तो वह जमीन पर पहुंचते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जमीन पे पहुंचने पर, जमीन पे पहुंचने से पहले ही जमीन पे पहुंचेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो जैसे कि कोई आदमी है जो एक सीढ़ी है, इस तरह की एक सीढ़ी है, उसकी जो हाइट है, सीढ़ी की हाइट कितनी दी हुई है? तो कोई आदमी 20 किलोग्राम का पत्थर, हाँ कितने किलोग्राम का? 20 किलोग्राम का एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद चल के 10 मीटर उसकी जो, हाँ ये दी है 10 मीटर इसकी हाइट दी हुई है, ठीक। उसके बाद ऊपर से गिराता है। अगर कोई वस्तु, जैसे कि हमने बताया है, विरामावस्था में हो, विरामावस्था में उसकी क्या होती है? जो प्रारंभिक वेग होता है वह शून्य होता है। या अगर जैसे ऊपर से कोई भी, जैसे नहा से गिरा रहा है, मतलब कि उसका जो प्रारंभिक वेग 0 है, पर अगर ऐसा बोला जाए कि उसे फेंका जा रहा है, फेंकने पे क्या होता है? फेंकने पे अपने हाथ का जो बल रहता है, बेग, किस बेग से, तो वह देगा कि, तो वह बोलेगा कि इस बेग से इसे फेंका जा रहा है। अगर कोई वस्तु को ऊपर से फेंका जाएगा तो वह क्या होगा? उसका प्रारंभिक वेग। अगर वह 20 उससे फेंकेगा तो उसका प्रारंभिक वेग वहां पे दिया रहेगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहा है, पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गिराया जा रहा है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वह कितना है? 0 है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो रखी हुई वस्तु का जो रखी हुई वस्तु है, इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे कितनी होगी? अगर वस्तु कोई रखी हुई है यहाँ पे, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है mgh। तो mgh, तो mgh का मान कितना होगा? तो m कितना है? m जो दिया हुआ है वह मास 20 किलोग्राम, ठीक है। और ऊपर जब रखी हुई है वस्तु, तो जो अपना जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है, ठीक है। इंटू, और यहाँ कितना दिया हुआ है? जो हाइट है, हाइट 10 मीटर दी हुई है, तो इनका इंटू करेंगे तो देखिए कितना निकलेगा? गुणा करने पर इसका इंटू इधर करेंगे, 98 हो जाएगा, 98 दूनी कितना हो जाएगा? 196, मतलब कि 1960 हो जाएगा। तो जो रखी हुई वस्तु है यहाँ पर, जो पिंड रखा हुआ है कुछ भी, वह उसकी जो स्थितिज ऊर्जा कितनी? 1960 जूल है। जो ऑप्शन में दिया गया है वह गलत है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में दिया गया है 1980 लगभग, है ना, तो वह गलत है। तो जो अब देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता है कि क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ कितनी ऊर्जा खत्म हो रही है? तो 1960 जूल ऊर्जा है। तो वही आपसे पूछा है कि कितनी गतिज ऊर्जा, तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, अर्थात इसका राइट आंसर भी कितना होगा? 1960 जूल। मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। कोई पिंड को ऐसे फेंक दिया है तो वह गति करने लगा, तो बस उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह उसकी वही स्थितिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा को एक पिंड को दूसरे पिंड में बदल देना गतिज ऊर्जा कहलाती। मतलब कि कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? एक ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो बस यही, हाँ जो स्थितिज ऊर्जा थी वही उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी नीचे जाने पर। तो यही करना था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 1960 होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का है, 14 नंबर का है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 80 किलोग्राम का कोई मनुष्य 20 सीढ़ियां 40 सेकंड में चल जाता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। देखिए मास कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान 80 किलोग्राम दिया हुआ है। 20 सीढ़ियां 40 सेकंड में चढ़ जाता है, और हर सीढ़ी की वो कितनी है? 20 सीढ़ियां 40 सेकंड में चढ़ जाता है, मतलब कि टोटल कितनी हो गई? 400 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई। मतलब कि एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर, दूसरी 20 सेंटीमीटर, ऐसे ही उसकी टोटल कितनी 20 सीढ़ी होगी, और 20 कितनी होगी? एक सीढ़ी की लंबाई कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई? 400 सेंटीमीटर हो गई, या 4 मीटर भी कह सकते हो उसको, है। उसके बाद आपको बोला है कि शक्ति बताना। तो शक्ति बराबर आपको सूत्र पता है कि शक्ति क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, कार्य बटे समय लिखना है, ठीक है। कार्य बटे समय लिखना है। और इसमें देखिए अब आपको क्या बोला है कि कोई भी पिंड जिसका मतलब कि 80 किलोग्राम का मनुष्य दिया हुआ, पिंड नहीं दिया है, 80 किलोग्राम का मनुष्य 20 सीढ़ियों को 40 सेकंड में चढ़ जाता है। मतलब अब आप देखिए इसमें जो दिया है इसका शक्ति बराबर से W/T। तो देखिए कार, अब हमें यहाँ पे किस चीज का मान दिया है? m का मान दिया है, हमें शक्ति निकालना है।
और हाइट भी दे दिया है कितनी, 4 मीटर मान लो या 400 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। बस इतना दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो समय भी दिया है लगता 40 सेकेंड समय दिया है, टी बराबर से 40 सेकेंड दिया है, ठीक है, 40 सेकेंड दिया है। और उसके बाद चल के आपसे पूछा है कि शक्ति कितनी होगी, तो कार्य बराबर से क्या होता है, एफ इंटू डी, बल इंटू विस्थापन, नीचे समय रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। हमें जिसमें एम का मान 80 दिया है, और यहाँ पे जो डी है ये दूरी को दर्शाता है, तो ये डी हो गया, ठीक है। टोटल क्या हो गया यहाँ पे, तो इसको जब तोड़ेंगे हम तो एम एम ए एम ए एम ए इंटू डी को एस भी लिख सकते हैं, या डी रहने दीजिए आपके लिए, ठीक है, डी। नीचे समय लिखेंगे, समय। तो अब कुछ आपको जो एम जी एच के जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एम जी एच में क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच जो होता है वह ऊपर की ओर होता है, और जो जो जी गुरुत्वीय त्वरण लगता है ना, वह हमेशा पृथ्वी से कभी भी ऊपर जाने पर या नीचे आने पर लगता है, और त्वरण क्या होता है, दाएं या बाएं जाने पर लगता है। जैसे कि अब कोई भी गाड़ी बढ़ रही है, कोई भी गाड़ी चलती है, तो क्या होता है उसका जो त्वरण रहता है वह किस त्वरण के वेग से, मतलब किस त्वरण से बढ़ रही है, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से बढ़ रही है, तो वह त्वरण क्या होता है, दाएं और बाएं ओर लगता है, परंतु ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा जी का प्रयोग किया जाता है। तो यही एम जी एच, और इसको हमने जो तोड़े हैं वह कार बराबर से क्या होता है, एम ए डी भी लिख सकते हैं, मतलब विस्थापन और एम ए। तो हम डायरेक्ट एम जी एच से निकाल लो, या कार बराबर ये रखिए या ये रखिए, संबंध इसका ऐसा होता है कार और एम जी एच का। तो कार बराबर से या तो आप एम जी एच भी लिख सकते हो, अगर कार बराबर निकालना हो तो एम जी एच का प्रयोग कर सकते हो। अगर कार ऐसे बोला हो कि हाइट में निकालने की बोल दे, कोई भी कार्य करने के लिए हाइट में बोल दिए, तो उसका कार्य निकालने के लिए हम एम जी एच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कार से हमने आपको तोड़ के दिखा दिया कि कार की जगह एम जी एच क्यों रख सकते हैं। जैसे कार को लिखते हैं बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल इंटू विस्थापन रखते हैं, हम हाँ नहीं रखते, हम डायरेक्ट शक्ति के उसमें मान रख देंगे, इधर अलग से आपको बताते हैं। कार बराबर क्या लिखा जाता है, बल इंटू विस्थापन एफ इंटू डी, एफ बराबर क्या रख सकते हैं, एम ए रख सकते हैं, और डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एम है, एम द्रव्यमान है, और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, एम जी एच। जो एम जी एच है जो ऊपर और नीचे कार्य करने के लिए किया जाता है, तो हमें क्या ऊपर ही तो बोला है कि इसकी हाइट दी हुई है, हाइट निकाल के अपने को इसका शक्ति निकालना है, तो कार्य जो दिया गया है वह हाइट में किया गया है, तो हम एम जी एच का प्रयोग कर लेंगे। अगर कार्य दाएं और बाएं दिया होता तो हम डायरेक्ट कार्य एफ इंटू डी का प्रयोग करके निकाल सकते थे दाएं बाएं के लिए, परंतु ऊपर नीचे के लिए हमेशा एम जी एच का प्रयोग किया जाता है। इतना करना है तो ना हमें कार की जगह एम जी एच का मान निकाल के रख लेते, तो एम कितना दिया हुआ है, 80, और उसके बाद जो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, और हाइट कितनी दी हुई है, 4 मीटर दी हुई है, ठीक। तो अब इसका हम इंटू करेंगे, तो देखिए 4 मीटर हमें दिया हुआ है, अब इसका इंटू करने पर कुछ लंबा होगा, मतलब कि 31 और 36, मतलब 3136 होगा, इंटू करने पर यह होगा, ठीक है, 3136 होगा। अब क्या बोला है, 3136 हमारा कार निकल आया है, और उसके बाद चल के समय निकालना है, तो ये देखिए 40 सेकेंड दिया हुआ है। अब शक्ति निकालने के लिए कार बटे समय में मान रख देंगे, कार बटे हमारा जो निकला है एम जी एच, ऊपर नीचे के लिए डायरेक्ट इसको आप बस छोड़ दीजिए। हमेशा देखना कि अगर हाइट में बोला हो कार या शक्ति निकालने के लिए, अगर कार निकालना हो हाइट में ऊपर नीचे के लिए, तो एम जी एच का प्रयोग करना होता है, और दाएं बाएं के लिए अपना एफ और डी, मतलब त्वरण, दाएं बाएं के लिए त्वरण और ऊपर नीचे के लिए गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यही जी 3136/40, तो इसको काटेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वह आएगी ऑप्शन नंबर देखिए 2 में दिया हुआ 78.4, इसका राइट आंसर होगा जूल का प्रयोग। वो शक्ति को वाट से दर्शाते हैं तो वाट आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया हुआ है 15 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम सहित की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल हो जाएगी, कितनी ऊंचाई पर। अब यही बोला ना, जूल, कितनी जूल हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एम जी एच होता है, ठीक है। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है मतलब कि ये पोटेंशियल एनर्जी है,
पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिखा है mgh, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान भी दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा इसका मान भी हमें 1 दिया हुआ है, और इसका मान तो आप सभी को पता है कि 9.8 होता है, ठीक है। जी का मान कितना होता है 9.8 होता है, कभी कभी 10 भी यूज किया जाता है पर अधिकतर 9.8 का प्रयोग किया जाता है फिजिक्स में। बस यही सूत्र में मान रख देना, द्रव्यमान 1 इंटू 9.8 इंटू हाइट दी नहीं है तो h, और ये कितना दिया हुआ है 1। तो अब देखिए h निकालने के लिए क्या करना होगा 1 बटे में 9.8, जब इसका भाग देंगे तो देखिए भाग पहले देंगे तो ये जो पॉइंट है इसका एक ऊपर लग जाएगा, कितना हो जाएगा 10/98। तो क्या होगा, भाग नहीं जाता तो दशमलव, फिर 0 लगेगी तो कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर कितना बचा 2, ठीक है। फिर भाग नहीं जाता 0 तो 2 शून्य लगा देंगे। अब देखिए फिर 98 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यह होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, नहीं 16 नंबर का क्वेश्चन अभी बाकी रह गया है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में कितने 4900 जूल का कार्य हुआ, तो वस्तु किस ऊंचाई तक उठाई गई है। देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50, और कितने जूल ऊर्जा हुई है, ऊर्जा मतलब कि 4900। अब कहाँ बात की गई है, उठाने की बात की गई है, हाइट की बात करते ही mgh लगाना है, ठीक है। हाइट की बात करते ही mgh लगाना है, तो उसकी हाइट बताना है हमें mgh, तो ये 4900, ठीक है 4900 रख देना है। m का मान कितना दिया 50, 9.8 इंटू हाइट इंटू 4900 इक्वल में 4900, ठीक है 4900 रखेंगे। तो देखिए जो 1 शून्य से 1 शून्य तो गई, इधर कितना बचा हाइट बराबर से 490 इंटू बटे में ले जाएंगे 5, और ये 9.8 हो जाएगा। जब इस 9.8 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.8, जब 8×5 = 40, कितना बचा हासिल का 4, 8 कितना होगा वो 9.45, 45 और 4 49, टोटल ये हुआ, परंतु एक दशमलव लगाना है पीछे एक अंक से, तो ये घट जाएगा, और कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 मीटर हाइट है इसकी। तो बस हाइट के लिए हमेशा mgh का प्रयोग करना है, mgh का प्रयोग करना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अगले वीडियो में इससे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, और अब अगले जो चैप्टर होगा उसे भी हम डे वाइज डे डेली फिजिक्स के, अभी हम जो टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का, फिजिक्स को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, खूब से खूब 20 दिन में फिजिक्स के पूरे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, और 20 दिन में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे खत्म हो जाएंगे। मतलब कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वह 1 महीने में, मतलब 10 से 15 जनवरी तक आपके न्यूमेरिकल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर बायो के जो मेन क्वेश्चन है, मेन टॉपिक है, सभी पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब चलिए हमारा 17 क्वेश्चन है, क्या है 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्या बोला है, गतिज ऊर्जा बोला है, गतिज ऊर्जा कितनी है, तो गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है 1 जूल दिया हुआ है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv² होता है, और उसमें चाल पूछा है, और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ हमें क्या रखना है गतिज ऊर्जा बराबर है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1/2, एम का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया है, हमें निकालना क्या है वेग निकालना, v का स्क्वायर। तो जब इसको सब करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो v² बराबर से कितना होगा 2 होगा, तो v बराबर से क्या हो जाएगा करनी में 2 हो जाएगा, तो करनी 2 का मान कितना होता है 1.414, तो यही लिखना है 1.414, ठीक है। तो जब करनी से मान निकालेंगे तो इसका क्या मान निकलेगा 1.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा इसका वेग, ठीक है। यही करना था, चलिए इसका राइट आंसर यही होगा। अब देखिए कितने 17 क्वेश्चन हो गए हमारे, और 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। तो 18 क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल एवं उसका पिंड की गतिज ऊर्जा दे दी। गतिज ऊर्जा बराबर से आपको पता है गतिज ऊर्जा
बराबर से 1/2 mv² होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा हमें कितनी दी है, जो गतिज ऊर्जा दी है काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 200 जूल दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद चल के उसका द्रव्यमान कितना दिया है, m बराबर से दिया हुआ है तो 25 किलोग्राम kg दिया हुआ है। ठीक है, 25 किलोग्राम उसका तो उसका वेग बताना है। वेग बताने के लिए यही सूत्र में मान रखना होगा, 1/2 गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, 200 जूल दी हुई है, और उसके बाद चल के द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 25 है, तो उसका वेग बताना है, v² बताना है। तो देखिए जब डायरेक्ट काटेंगे इसको तो कितनी बार चले जाएगा, 25 80 200 होता है, और ये 2 को जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 v², टोटल कितना हो जाएगा 16, v² बराबर 16, तो v बराबर से कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम पिंड 5 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी होगी। 1 किलोग्राम का पिंड है, अब नीचे आ रहा है, नीचे और ऊपर mgh का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है, तो mgh, ठीक है, mgh का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना दिया है, 1 किलोग्राम दिया है, और जो ऊंचाई दी है, हाइट कितनी दी है, 5 मीटर दी हुई है, द्रव्यमान 1 kg, और जे कितना हो गया 5, तो mgh में सीधे मान रखेंगे, तो m का मान कितना दिया हुआ है 1 इंटू जी का मान कितना दिया हुआ है 9.8 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 5। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, अभी हमने बताया था कि 49 हो जाएगा टोटल, इंटू करेंगे तब भी इससे पहले हमने करे थे। ठीक है, तो यही पूछा है कि कितनी कमी होगी अगर कोई पिंड 1 किलोग्राम का पिंड 5 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी होगी, तो 49 जूल की कमी होगी। ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल से गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य कितना है। एक घोड़ा है, क्या है, आखिरी इस वीडियो का आखिरी सवाल है, बाकी इस चैप्टर में कार और ऊर्जा से संबंधित जो चैप्टर है, कार और ऊर्जा से संबंधित जो चैप्टर था हमने शुरू में नहीं बता पाए, इसके लिए सॉरी, कार एंड ऊर्जा से संबंधित, तो जिसका अभी 20 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी इस चैप्टर से 40 क्वेश्चन है जो करेंगे हम। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, ये पार्ट फर्स्ट है, और आज से ही हमने वीडियो बनाने चालू की है इस साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर से। तो बस आज वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वह ये है, एक घोड़ा है जिसका बल कितना है, बल है 20 न्यूटन का। ठीक है, 20 न्यूटन का बल गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, गाड़ी को कितने दूरी बताया ना इनने, 5 मीटर तक खींच रहा, बल की दिशा में ही खींच रहा है, मतलब 5 मीटर का बल लगा के गाड़ी को कितने 5 मीटर तक खींचता, दूरी निकल ली। तो घोड़े द्वारा किया गया कार बराबर आपको पता है कि F इंटू डी होता है। तो नॉर्मल से आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि बल की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है, दूरी कितनी दी है 5 मीटर दी है, तो डायरेक्ट बस इंटू ही करना था इसमें, तो 100 जूल का कार्य उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करो ताकि वह भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख सके और पेपर में मार्क्स अच्छे ला सके, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।